अच्छा देखो, सबसे पहली बात है कि सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स होते क्या हैं और इन्हें हमें क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है। सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स हम कैलकुलेट इसलिए करते हैं जब भी हम कोई भी मेथड डेवलप करते हैं तो हमारे पास क्रोमेटोग्राम आता है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि ये जो क्रोमेटोग्राम आया है हमारे पास, ये सही है या नहीं है। ठीक है, जो हमारा सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स आते हैं, जैसे कि ये ग्राफ आपको यहाँ शो होगा, ये वाला। इसमें देखो दो पीक्स आई हुई हैं। तो सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स में आप मेनली क्या चेक करते हो, आरटी, रेजोल्यूशन, थ्योरेटिकल प्लेट्स एंड एसिमेट्री फैक्टर। मतलब हम इसमें सारा जो स्टडी करते हैं वो पीक के बारे में स्टडी करते हैं, कि जो हमारे क्रोमेटोग्राम में पीक्स आई हैं वो किस शेप की आई हैं। उनमें अगर एक से ज्यादा पीक है तो उसमें रेजोल्यूशन अच्छा आया है या नहीं आया है, उसकी मिनिमम थ्योरेटिकल प्लेट्स कितनी है, कितना उसका रिटेंशन टाइम आया है, कितनी दोनों पीक्स के अंदर सेपरेशन आई है। ये सारा हम स्टडी करते हैं सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वन बाय वन हमें सारी चीजें जो फैक्टर्स हैं वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो चीज आती है वो होता है रिजोल्यूशन। देखो रिजोल्यूशन बच्चे हम वर्ड तब यूज करेंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हों। ठीक है, दो कंपोनेंट्स हो या दो से ज्यादा हो तब हम रेजोल्यूशन वर्ड यूज करेंगे। अब जब सिंगल पीक होगी तो उसमें कोई रेजोल्यूशन का वर्ड हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सिंगल पीक है। तो जहां मर्जी आए, बस आपकी जो डेड वॉल्यूम है उससे डेड टाइम से बाद में आनी चाहिए, तो ये आपकी पीक जहां मर्जी आए एक्सेप्टेबल होगी अगर इसकी पीक बिल्कुल सही है। लेकिन रिजोल्यूशन हम वर्ड तब यूज करेंगे जब हमारे पास एक ही क्रोमेटोग्राम में एक से ज्यादा पिक्स हो, जैसे ही दो पिक्स हो हमारे पास। ठीक है, ये दो पिक्स आ रही है हमारे क्रोमेटोग्राम में, तो इन दोनों के बीच में रिजोल्यूशन देखेंगे। हम देखेंगे कि ये दोनों कितनी दूर दूर है एक दूसरे से, ऐसे एक दूसरे के साथ मर्ज तो नहीं हो रही। ठीक है, तो इन दोनों की जो सेपरेशन देखेंगे, इन दोनों के रिटेंशन टाइम और सिलेक्टिविटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, इन सब पे हमारा रेजोल्यूशन डिपेंड करता है। ठीक है, तीन चीजों पर हमारा रेजोल्यूशन डिपेंड करता है। फर्स्ट इज सिलेक्टिविटी फैक्टर, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन फैक्टर। इसको हम लैम्डा से डोनेट करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर को हम रिटेंशन टाइम भी कहते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्टिविटी फैक्टर, और सेपरेशन फैक्टर डोनेटेड बाय लैम्डा। सेकेंड इज कैपेसिटी फैक्टर और रिटेंशन टाइम डोनेटेड बाय के, एंड थर्ड इज एफिशिएंसी। ठीक है, इन तीन फैक्टर्स पर आपका रेजोल्यूशन डिपेंड करता है। ठीक है बच्चे, अब देखो हमारे पास रेजोल्यूशन निकालने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है 2RT1 माइनस RT2 अपॉन W1 प्लस W2। अब फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि RT1 क्या है, RT2 क्या है। देखो इस वाले क्रोमेटोग्राम में देखो, यहाँ पर यहाँ जो ये दिया हुआ है RT1, एक मिनट में और देखती हूँ कोई पीक हो। हाँ, यहाँ दिखाती हूँ आपको। बच्चे सभी जल्दी से ज्वाइन किया करो, फिर बीच में मुझे डिस्टरबेंस होती है, बैक करके फिर आपको ज्वाइन कराना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब इस ग्राफ में देखो, ये हमारा क्रोमेटोग्राम यहाँ से शुरू है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हमने इंजेक्ट किया उसके बाद एक छोटी सी पिक दिखाई दे रही है सबको, ये पीक है हमारे सॉल्वेंट सिस्टम की। ठीक है, इसको हम डेड पीक भी कहते हैं या सॉल्वेंट पीक भी कहते हैं, और इसको हम डेड टाइम भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी सॉल्वेंट की पीक है। तो मतलब हमारी जितनी भी सैंपल की पीक है वो इसके बाद में आनी चाहिए, इसके इधर कोई भी पीक नहीं आनी चाहिए, इस पीक के ऊपर कोई पीक नहीं आनी चाहिए। इतना क्लियर है सभी को?
यस मैम। ठीक है। और इस जो जितने टाइम में ये पीक आएगी, इस पीक के टाइम को जब हम नोट करते हैं तो उसको हम टी नॉट से डोनेट करते हैं। ठीक है। जहां पर हमारी डेड टाइम जहां तक आता है, इसको हम डेड टाइम कहते हैं और इसको हम टी नॉट से डोनेट करते हैं। ये हमारी सॉल्वेंट की पीक है। ठीक है। जब हमारे पास इसमें हमने दो कंपोनेंट्स लिए हुए हैं, इसके बाद हमारी जो सेकंड पीक आती है, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट की, उसको हमने डोनेट किया हुआ है TR1 से, दैट इज रिटेंशन टाइम ऑफ फर्स्ट पीक। ठीक है। इसको डोनेट किया TR1 से। नेक्स्ट उसके बाद हमारी सेकंड पीक आई, तो इसमें जो इसकी पीक होती है ना, पीक के जो बीच में से लाइन क्रॉस हो रही है, मतलब कि बीचों बीच में से जो लाइन क्रॉस होगी, वहां तक आप टाइम मेजर करते हो। ठीक है। देखो ये रेड वाली लाइन आपको दिख रही है ना बीच में, यहां तक जीरो से लेके, स्टार्टिंग से लेके वहां तक का टाइम जो मेजर करते हैं हम, उसको उसका RT या फिर रिटेंशन टाइम कहते हैं। तो जहां पर हमारी सेकंड पीक आएगी, उसको हम डोनेट कर देंगे TR2। सपोज इफ वी हैव थर्ड पीक इन दिस क्रोमेटोग्राम, वी विल डोनेट इट बाय TR3। ओके बच्चे। यस मैम। ठीक है। और जो W है, वो है आपकी इस पीक की विड्थ, कि इस पीक की विड्थ कितनी है। ठीक है। ये पीक की विड्थ हम अलग अलग हाइट्स पे लेते हैं। जैसे एसिमेट्रिक फैक्टर में हम 5 to 10% पे लेते हैं, कि जैसे ये पूरी पीक की जितनी हाइट है ना, उसका 5% या फिर 10% पर जितनी आपकी पीक की विड्थ होगी उतनी लेंगे। अच्छा, एक होता है हाफ W, मतलब जो आपकी पीक है उसकी हाफ में जाके जो विड्थ वाली पीक हम यूज करते हैं एसिमेट्रिक फैक्टर में, मतलब जब हमें देखना हो कि पीक की शेप सही है या नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, जो हमारी टोटल हाइट होगी पीक की, जैसे ये हमारी पीक की टोटल हाइट है, तो उसका 5% या फिर 10%, मोस्टली 10% जो हाइट होगी पूरी पीक की, जो 10% हाइट है, उस 10% हाइट पर हम मेजर करेंगे पीक की विड्थ। ठीक है। वहां से पीक की विड्थ का हम मेजरमेंट लेके अपने उसमें कैलकुलेट करते हैं। और ये रही बात कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि ये मेजर कैसे करेंगे हम, ये तो हमारा क्रोमेटोग्राम स्क्रीन पर आ रहा है। तो आपके पास जो HPLC में डाटा आएगा, एरिया आता है, जैसे कि आप सैंपल रन करोगे। ठीक है। विड्थ आती है, विड्थ आप उसकी 10% पे ले सकते हो, हाफ पे, या हाफ मीन्स 50% पे। तो ये सारा आपके पास डाटा इनबिल्ट आ जाता है आपके क्रोमेटोग्राम के नीचे बना हुआ। ठीक है। अगर मैं हाफ W की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स कि मैं पूरी जो पीक की हाइट है उसकी हाफ में, या मतलब ये पूरी पीक की हाइट है तो इसके हाफ, अगर इसका हाफ यहाँ है तो यहाँ पर इसकी विड्थ को कैलकुलेट करूंगी। अगर मैं कह रही हूँ 10%, तो मैं मतलब यहाँ पर जो उसका 10% आएगा पूरी पीक का, उसकी जो विड्थ आएगी उसको कैलकुलेट करूंगी। ठीक है। क्लियर है बच्चे सबको? ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन HPLC इज टू obtain optimum resolution in minimum time. A resolution value of 1.5 or greater between two peaks will ensure the sample components are well separated to a degree at which the area or height of each peak may be accurately measured. तो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू USP लिमिट क्या है, कि हमारा जो रिजोल्यूशन है वो 1.5 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है। 1.5 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब आप इस फॉर्मूले से जब भी रेजोल्यूशन कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1.5 से हमेशा ज्यादा आनी चाहिए। अगर इससे कम वैल्यू आ रही है तो आपको अपने मेथड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ताकि आपका जो रेजोल्यूशन है वो 1.5 को क्रॉस कर सके। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसमें एक हमारे पास ये एक इक्वेशन है जो रिजोल्यूशन का रिलेशन बताती है एफिशिएंसी, सिलेक्टिविटी एंड रिटेंशन टाइम से। ठीक है। सो विल स्टडी नाउ रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम तो आप सभी को पता ही है क्या होता है। यस मैम। बताया था मैंने क्लास में। देखो, जब हमने एक क्रोमेटोग्राम निकाला तो यहाँ से 0 मिनट से स्टार्ट है, और यहाँ पर आपकी आ गई, उसके बाद डेड वॉल्यूम की पीक है, यहाँ पर आपकी ये पीक आई 5 मिनट्स पर। ठीक है। तो जो हमारा सिस्टम है वो कैसे कैलकुलेट करता है कि ये RT इसका कितना है, ये RT आपको पूरा एग्जैक्ट बताएगा 4 डिजिट्स में, कि 5.041 है, 5.431 है,
पूरा 4 डिजिट्स में आपको ये आरटी बताएगा मिनट्स की। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से लेके हम यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं, जो इसके मिडल से आपने देखा था एक लाइन क्रॉस हो रही थी वहां तक, उसको हम उसकी आरटी कहते हैं, रिटेंशन टाइम कहते हैं, कि कितने टाइम तक जो आपका कंपोनेंट है वो आपकी कॉलम के अंदर रिटेन हो रहा था और उसके बाद वो इल्यूट आउट हो गया। ठीक है बच्चे, तो रिटेंशन टाइम कैसे निकालते हैं? रिटेंशन टाइम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर आपको मैनुअली निकालना है तो जैसे आपका स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पर आपकी आ गई सॉल्वेंट की पीक, और इसको हमने कह दिया पीक ऑफ एन अनरिटेन सॉल्यूट, मींस सॉल्वेंट की पीक है ये आपकी। ठीक है, इसको हम डोनेट करते हैं टी नॉट से, ठीक है, या फिर इसने डोनेट किया है इसको टी एम से। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट पीक है वो आपकी है अपने कंपोनेंट की पीक है, उसको इसने डिनोट किया है टी आर से, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही कंपोनेंट है तो इसने टी आर वन इसमें नहीं लिखा, तो ये आपकी होगी टी आर। अब आपको रिटेंशन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, जैसे सपोज ये 5 मिनट्स पर आई है, ये आपकी 1 मिनट पे आई है, तो 5 माइनस 1 अपॉन 1, तो 4 अपॉन 1 मीन्स आपकी जो आरटी आई है वो क्या है, 4 मिनट्स। ठीक है, ऐसे हम इसमें कैलकुलेट करेंगे रिटेंशन टाइम को। ओके बच्चे, बट ये आपका जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, एक्टिविटी फैक्टर। सिलेक्टिविटी फैक्टर क्या है कि हमारा जो क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम है उसकी एबिलिटी हमारे दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम लैम्डा से डोनेट करते हैं, इसको हम रेशियो में फाइंड आउट करते हैं K2 अपॉन K1। K क्या था हमारा, रिटेंशन फैक्टर, जो हमने अभी पहले स्टेप में निकाला है। ठीक है, तो उसको हम उसकी रेशियो से इसको सिलेक्टिविटी फैक्टर को निकाल सकते हैं। तो अच्छा, एक रिटेंशन फैक्टर में मैंने आपको चीज बताना भूल गई कि जो आपका रिटेंशन फैक्टर है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, रिटेंशन फैक्टर आपका हमेशा 2 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो सॉल्वेंट की पीक्स हैं वो आती है। ठीक है, और वैसे ही डिपेंड करता है आपकी कॉलम की लेंथ के ऊपर कि कितनी आपकी कॉलम की लेंथ है, उसका निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है K2 अपॉन K1, मतलब आपकी जो रिटेंशन फैक्टर है आपकी सेकंड पीक का अपॉन रिटेंशन फैक्टर ऑफ फर्स्ट पीक। ठीक है, ये आपको K वाला फॉर्मूला खोल कर दे दिया है कि TR2 माइनस टी नॉट TR1 माइनस टी नॉट, जो अपॉन में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इसमें वही TRM माइनस TM था, अपॉन TM था, इसमें TM से TM कट जाएगा, तो आपके पास बेसिकली ये वाला फॉर्मूला इसमें रह जाएगा। ठीक है बच्चे, हैं जो सिलेक्टिविटी फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द मेथड डेवलपमेंट, लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कि आप कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसमें यूज कर रहे हो, मोबाइल फेज की पीएच क्या है, सॉल्वेंट स्ट्रेंथ क्या है, और अगर सॉल्वेंट स्ट्रेंथ जैसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा वीक है, और एडिटिव्स का मतलब है कि आप उसमें अदर देन मोबाइल फेज क्या डाल रहे हो। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और ट्राइथाइलअमीन यूजुअली यूज करते हैं। जो ट्राइइथाइल अमीन होता है, टीईए बोलते हैं उसको, उसको हम 0.1% यूज करते हैं फॉर पीक शार्पनिंग, कि अगर आपकी पीक ब्रॉड आ रही है ना ऐसे, तो हम उसको 0.1% अपने मोबाइल फेज में डाल लेते हैं, तो आपकी पीक जो है वो शार्प आती है। ठीक है, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाता है, एडिटिव्स की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव स्टेशनरी फेज एंड नेक्स्ट इज टेम्परेचर। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है कि आपकी कॉलम, द एफिशिएंसी ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पीक इज मेजर ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ द एनालाइट बैंड एज इट ट्रेवल्स थ्रू द एचपीएलसी सिस्टम एंड कॉलम। मतलब जो आपका कॉलम से बैंड निकल रहा है, पीक आ रही है, उसकी कितनी शेप है, शेप के ऊपर डिपेंड करेगा मेनली कि नैरो है, ब्रॉड है। तो जो गॉसियन पिक्स होती हैं, गॉसियन या फिर गोस्ट पिक्स बोलते हैं, जो पिक्स ऐसी आती है हमारी, ठीक है, हमारी एचपीएलसी में कभी भी ऐसे पीक नहीं आती, एचपीएलसी में हमेशा ऐसे शार्प पीक आती है। वो बहुत अच्छी तरह से कंसिडर होती है कि हमारी बहुत एक्सेप्टेबल पीक है। लेकिन कुछ पीक्स हमारी ऐसे आती हैं, गॉसियन पीक्स बोलते हैं इसको, और गोस्ट पीक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी टर्म हमारी वहां पर यूज होती है कि जो हमारी कॉलम है उसकी एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी को हम डिफाइन करते हैं थ्योरेटिकल प्लेट्स की टर्म में। ठीक है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। जो थ्योरेटिकल प्लेट्स है वो अब क्या है, थ्योरेटिकल प्लेट हमारी एक इमेजिनरी यूनिट है कॉलम के अंदर। जैसे हमारी ये कॉलम है,
ये हमारी कॉलम है, पूरी लेंथ है। हम इमेजिन करते हैं कि जो हमारी कॉलम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में से डिवाइड है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी यूनिट। मतलब इसमें ये कहा जाता है कि जितनी ज्यादा थ्योरेटिकल प्लेट्स होगी उतनी ज्यादा आपकी कॉलम की एफिशिएंसी होगी, मतलब वो उतने अच्छे से सेपरेशन कर सकेगी। अच्छा, जो थ्योरेटिकल प्लेट्स की लिमिट होती है वो क्या होती है, मिनिमम 2000। मतलब आपकी अगर एक पीक आई है ऐसे, तो उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स आपकी 2000 से ज्यादा होनी चाहिए। और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये एन जो है, एन हमारा नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स है, इसका 16 इंटू आर टी, मतलब आपकी जो पीक का रिटेंशन टाइम है वो, और आपकी पीक की जो वेट है उसका होल स्क्वायर कर दो, तो आपके पास नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स निकल जाएंगे। दोबारा रिपीट करूं? Yes, ma'am. ठीक है, देखो एफिशिएंसी क्या है, डिपेंड करती है थ्योरेटिकल प्लेट्स पर कि हमारी कॉलम की कितनी थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं। जितनी बड़ी कॉलम होगी, जितनी लेंथ में लंबी कॉलम होगी, उतनी ज्यादा उसमें थ्योरेटिकल प्लेट्स होंगी, क्योंकि हम ये मान लेंगे कि जैसे हमारी कॉलम जितनी लंबी है तो उसको हम उतने पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में। ये इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं जो हम सोचते हैं कि कॉलम हमारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है। तो जितने ज्यादा पार्ट्स में वो डिवाइड होगी उतनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो वो होती है हमारी थ्योरेटिकल प्लेट्स। तो हमारा इसमें नंबर है, एन से डोनेट करते हैं हम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम 16 आर टी स्क्र अपॉन डब्ल्यू स्क्र। आर टी यहाँ है रिटेंशन टाइम, डब्ल्यू है यहाँ पर आपके पीक की विड्थ। मतलब जैसे ये पीक है तो ये इसका यहाँ कितने आर टी पर ये पीक आई है, मतलब इसका रिटेंशन टाइम, और बेस से इसकी विड्थ कितनी है, कितनी चौड़ी ये पीक है, उसका होल स्क्वायर करके हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। वो नंबर आपका 2100 हो, 15,000 हो, 14,000 हो, ये डिपेंड करता है आपकी पीक की शेप के ऊपर, ठीक है। बट मिनिमम जो थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं वो आपकी 2000 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। Ma'am. बोलते हैं मतलब हाइट इक्विवेलेंट टू अ थ्योरेटिकल प्लेट। अब यहाँ क्या है कि जैसे आपने इमेजिन कर लिया कि आपकी इस कॉलम में ये थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं। अब एचटीपी क्या है कि इस थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट कितनी है, मतलब हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में एचटीपी बोलते हैं। एचटीपी जो है वो आपके उससे इनवर्स होता है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट से। मतलब अगर उसकी हाइट ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कम होगा, अगर हाइट कम होगी तो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज्यादा होंगे। ये तो नॉर्मल सी चीज है कि अगर आपने देखा है कि अगर एक चीज को हमने डिवाइड करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो अगर हम जितना छोटा पार्ट लेंगे, अगर सपोज मैं 1 mm पार्ट ले रही हूँ तो मैं इसको 5 mm के लिए, हमारे पास कॉलम है, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मैं 1 1 में डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 5 पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। और अगर मैं 0.5 mm में करूंगी तो मेरे पास 10 पार्ट्स बनेंगे। क्लियर है? और इस एग्जांपल कर लेते हैं, चलो। Yes, ma'am. कि अगर मेरे पास 10 सेंटीमीटर की कॉलम है, ठीक है, वैसे इतनी बड़ी कॉलम होती नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मैं इसको 1 1 सेंटीमीटर की हाइट का एक पार्ट लेके चलूं, एक पार्ट को मैंने 1 सेंटीमीटर का विड्थ लेके चली हूं मैं, तो मेरी कॉलम डिवाइड होगी 10 पार्ट्स में, मतलब मेरी थ्योरेटिकल प्लेट्स कितनी होंगी, 10। लेकिन अगर मैं 0.5 सेंटीमीटर का एक पार्ट लेके चलूं तो मेरी कॉलम कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 20 पार्ट्स में, ठीक है। तो मतलब जितनी कम हाइट होगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स होगी, लेकिन अगर हाइट ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कम होंगी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है वो ये होता है कि जो हमारी एचटीपी है वो कम होनी चाहिए, और जो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स है मतलब एन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एचटीपी है ये हमारी डिपेंडेंट होती है वॉन डी मीटर इक्वेशन पर, ठीक है। ये एक वॉन डी मीटर इक्वेशन है। इसमें ए जो है वो होता है एडिव डिफ्यूजन, बी होता है लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, सी होता है इफेक्ट ऑफ मास ट्रांसफर, और जो ये म्यू है दोनों में, ये है आपका फ्लो रेट और वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेज, ठीक है। अब ये बताऊं डिटेल में क्या होता है एडिव डिफ्यूजन और लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन? Yes, ma'am.
ठीक है, देखो जो HTP है मतलब हाइट है जो थ्योरेटिकल प्लेट की, वो हमारे इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, A, B एंड C। जो A है वो इंडिपेंडेंट है फ्लो रेट से, और A क्या है आपका, एडिस डिफ्यूजन। मतलब देखो जैसे आपका स्टेशनरी फेज पैक है, इसमें सिलिका के पार्टिकल्स ऐसे पैक्ड है, इधर से मोबाइल फेज आ रहा है, ठीक है। मोबाइल फेज आपका अब इस पार्टिकल को तो पेनिट्रेट कर नहीं पाएगा एकदम से, ठीक है। तो ये मोबाइल फेज आपका इसके साइडवेज चला गया, इधर से ये इधर से चला गया, फिर ये इधर से चला गया, ऐसे। मतलब इस सोल्यूट की वजह से जो हमारा मोबाइल फेज है उसने लॉन्गर पाथ लिया है, तो दैट इज एडियल डिफ्यूजन, ठीक है। एक ही जैसे हमारे पास इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और हमारा जो मोबाइल फेज है वो मल्टीपल पाथ्स ले, ठीक है। जैसे वो डायरेक्ट आने की बजाय इधर से घूम रहा है, यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के, ऐसे फिर बाहर आ रहा है, दैट इज एडिस डिफ्यूजन। क्लियर है बच्चे? यस मैम। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन का मतलब इसमें क्या होता है कि हम मान के चलते हैं कि जो हमारा मोबाइल फेज है वो ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा कॉलम से बाहर, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसे सीधा ट्रांसफर हो जाएगा हमारा मोबाइल फेज कॉलम से, इस साइड से एंटर हुआ तो इस साइड से लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल करके निकल गया बाहर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो हमारा मोबाइल फेज है वो ऐसे या ऐसे या कहीं और से ऐसे करके आता है, ठीक है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, ठीक है। थर्ड इज इफेक्ट ऑफ मास ट्रांसफर और रेजिस्टेंस ऑफ मास ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जैसे दो पार्टिकल्स हैं सिलिका के कॉलम के अंदर, तो मोबाइल फेज आया, ठीक है, एक तो यहाँ से इन दोनों के बीच में से शार्पली निकल जाएगा, लेकिन जो यहाँ से आएगा वो इसके साथ लग के फिर जाएगा, कि इस ये पार्टिकल इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे देगा, जो यहाँ से आएगा उसको ये पार्टिकल थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे देगा, तो इसकी वजह से ये वाला तो स्पीड से निकल गया लेकिन इनकी स्पीड स्लो हो गई, दैट इज इफेक्ट ऑफ मास ट्रांसफर और रेजिस्टेंस ऑफ मास ट्रांसफर। ठीक है बच्चे, ये ए टर्म के लिए है क्योंकि ये फ्लो रेट से इंडिपेंडेंट है, ये बी टर्म के लिए है, बी हमारी थे अपॉन म्यू, म्यू था हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो रेट, ठीक है। ये हमारा सी का है, सी के मल्टीप्लिकेशन में हमारा म्यू था। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारा जो सिंगल सिंगल ग्राफ है वो इस तरह से आता है, लेकिन जब हम इसको मैंडीमीटर इक्वेशन से देखते हैं कंबाइंड में, तो हमारा जो एक्चुअल ग्राफ होता है वो ये वाला आता है, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइंस में आपको दिख रहा है ये। ओके बच्चे, लास्ट वी रिपीट हैव, करना एक बार। ये तो है हमारे पास, देखो ये इक्वेशन है ए बी और सी कंपोनेंट की, ये जो ए टर्म बी टर्म और सी टर्म है ये तो इनका इंडिविजुअल ग्राफ है, प्लेट हाइट वर्सेस मोबाइल फेज वेलोसिटी में, ठीक है। फिर आप सारा इमेजिन करो कि सारा ग्राफ आपके पास ब्लैंक है, सिर्फ एक ये ब्लू लाइन है, ये सिर्फ आपके पास इंडिविजुअली आ रहा है, ए टर्म का, बी टर्म का ये इंडिविजुअली है और सी टर्म का ये इंडिविजुअली है, लेकिन जब इनको कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके ये ग्राफ इस तरह के शेप में आता है, ठीक है, जो ये डॉटेड लाइन में आपको शो हो रहा है। अगर सिंगल सिंगल का देखें तो सिंगल सिंगल इस तरह से ये ग्राफ आते हैं, इन बिटवीन प्लेट हाइट वर्सेस मोबाइल फेज वेलोसिटी, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, लास्ट फैक्टर वी हैव इज एसिमेट्रिक फैक्टर। एसिमेट्रिक फैक्टर में हम क्या चेक करते हैं कि ये देखो यहाँ पर इसमें जो पीक हाइट आ रही है, ठीक है, पीक आ रही है हमारी, तो पीक की जो बेस है एक फ्रंटिंग होती है और एक टेलिंग होती है, ठीक है। ये जो फ्रंट साइड से आ रही है दैट इज फ्रंटिंग, और जो बैक से आती है वो होती है टेलिंग। तो हमारी फ्रंटिंग और टेलिंग इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए आपकी, देखो इस तरह की पीक नहीं आनी चाहिए कि इसमें देखो टेलिंग ज्यादा है, क्योंकि इसका टेल वाला पोर्शन इलोंगेट हो गया है, ठीक है, इसमें भी टेलिंग ज्यादा है। और कुछ पोर्शन में क्या होता है कि फ्रंटिंग आ जाती है, ठीक है, इस तरह से फ्रंट वाला पोर्शन इलोंगेट हो जाता है। तो हमारी पिक ऐसी नहीं आनी चाहिए, हमारी पिक एक प्रॉपर शेप की आनी चाहिए जिसमें उसका फर्स्ट पोर्शन, फ्रंट पोर्शन और टेल पोर्शन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो हम इसको एसिमेट्रिक फैक्टर को निकालते कैसे हैं, हम अपनी पीक को जैसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जहां से हमारा रिटेंशन टाइम कैलकुलेट होता है, इस पोर्शन को कहेंगे ए, इस पोर्शन को कहेंगे बी, ठीक है। हमारी जो पीक की हाइट है उसकी 10% हाइट पर हम इन दोनों की विड्थ को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ से आधे पोर्शन की विड्थ को चेक किया, इधर से आधे पोर्शन की विड्थ को चेक किया,
ठीक है। इस फिर b अपॉन a करके हम एसिमेट्रिक फैक्टर अपना निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वैसे एग्जैक्ट लिमिट जो होती है इसकी वो 0.9 से 1.1 तक जाती है, लेकिन 1.2 तक भी एक्सेप्टेबल है, उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, पीक को अच्छा नहीं मानते। ठीक है, जो एक्सीलेंट पीक है हमारी वो यहाँ तक है। देखो इसमें एसिमेट्रिक फैक्टर b अपॉन a करके आपके पास वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपके इन बिटवीन दिस होनी चाहिए, देन योर पीक इज एक्सीलेंट इन शेप। अगर 1.2 तक भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन बियॉन्ड दैट आपकी पीक एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब आपको अपने जो मेथड है उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि आपकी पीक की शेप जो है वो अच्छी आए। ठीक है, समझ आया बच्चे? देखो ये है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले हमारे पास टीएलसी थी, देन वी हैव इज ग्रेविटी क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एडवांस वर्जन आया, दैट इज फ्लैश क्रोमेटोग्राफी। देन उसके बाद हमारे पास आई एचपीएलसी, और एचपीएलसी के बाद हमारे पास एडवांस वर्जन है एचपीएलसी का यूपीएलसी, दैट इज अल्ट्रा परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जो यूपीएलसी है वो किन चीजों में फास्टर है, रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छा है, स्पीड है, सेंसिटिविटी है, ये हमारी एचपीएलसी से बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो पंप है आपका वो 15,000 पीएसआई प्रेशर तक झेल सकता है। जो हमारी एचपीएलसी है वो मैक्सिमम 6,000 प्रेशर झेल सकती है, इससे ज्यादा वो प्रेशर नहीं झेल सकती, वैसे तो इतना भी नहीं झेल पाती। ठीक है, 4,000 से 5,000 के बीच में जाके प्रेशर पे आपका जो पंप है वो बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। ठीक है, 6,000 इसका मैक्सिमम प्रेशर है, लेकिन जो यूपीएलसी है, यूपीएलसी में जो पंप है वो 15,000 पीएसआई तक आपका प्रेशर को टॉलरेट करता है। ठीक है, these are some features of यूपीएलसी कॉलम्स लाइक एफिशिएंसी, और कौन कौन सी कॉलम्स उसमें ये यूज होती हैं। जो मेन डिफरेंस आता है आपका एचपीएलसी और यूपीएलसी कॉलम में, वो होता है पार्टिकल साइज का। ठीक है, जो हमारी एचपीएलसी कॉलम है उसमें हम पार्टिकल साइज मेनली 5 माइक्रोन यूज करते हैं, लेकिन यूपीएलसी कॉलम में जो पार्टिकल साइज है वो 3 माइक्रोन तक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा पार्टिकल साइज स्मॉल होता है उतनी अच्छी एफिशिएंसी सेपरेशन हमारी कॉलम की हो जाती है। तो हमारी यूपीएलसी में जो कॉलम्स हैं उनका पार्टिकल साइज 3 माइक्रोन तक चला जाता है, और एचपीएलसी की पार्टिकल साइज 5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन होता है। मेनली हम 5 माइक्रोन यूज करते हैं, और जो यूपीएलसी की कॉलम्स हैं लेंथ वाइज भी वो एचपीएलसी की कॉलम से छोटी हो जाती है। ठीक है, ये कुछ कंट्रास्टिंग फीचर्स हैं एचपीएलसी और यूपीएलसी के, लाइक पार्टिकल साइज, मैक्सिमम बैक प्रेशर, एनालिटिकल कॉलम्स कौन कौन सी यूज होती हैं, और कॉलम डायमेंशंस। ठीक है, और देखो इसमें एक और चीज देखो, ये हमारा जो डायमेंशन है इसमें जो डायमीटर है हमारी कॉलम का वो भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसमें हमारा मैक्सिमम 3.2 mm ले रहे हैं हम, ये 150 की कॉलम है। अगर हम 250 की कॉलम लेते हैं, अगर 250 mm लेंथ में कॉलम लेते हैं तो उसका डायमीटर हो जाता है 4.6 mm। ठीक है, और यूपीएलसी में वो रिड्यूस हो जाता है। कॉलम टेम्परेचर में डिफरेंशिएशन है एंड इंजेक्शन वॉल्यूम में, तो जो इंजेक्शन वॉल्यूम है आपका एचपीएलसी में वो ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू यूपीएलसी, और यूपीएलसी में आपके सॉल्वेंट्स भी कम लगते हैं। ठीक है, क्योंकि सेपरेशन जल्दी हो जाती है तो उसमें आपके सॉल्वेंट्स भी बहुत कम लगते हैं एज कंपेयर टू एचपीएलसी। अच्छा देखो ये एक ग्राफ दिया हुआ है एचपीएलसी वर्सेस यूपीएलसी का, एक सेम ड्रग पर सिम्वास्टैटिन का। यहाँ पर जो हमारी सिम्वास्टैटिन की पीक है वो आ रही है 10 मिनट पर, मतलब कि 10 मिनट के अराउंड आ रही है। ठीक है, और सेम मोबाइल फेज, same everything, chromatography conditions are same, but on UPLC this peak comes on 1.523। ठीक है, इतना डिफरेंस है, इतनी ज्यादा एफिशिएंट है आपकी यूपीएलसी, वो इतनी जल्दी सेपरेशन कर देती है एज कंपेयर टू एचपीएलसी। ठीक है, समझ जो हमारी एचपीएलसी है उसमें जो पीक्स आती हैं, जैसे एक पीक एचपीएलसी में सेम सैंपल की 10 मिनट पे आ रही है, यूपीएलसी में उस वो पीक हमारी 1.5 मिनट पर आ सकती है। इतनी जल्दी हमारी जो यूपीएलसी है वो सेपरेशन करती है, इसलिए उसका नाम अल्ट्रा परफॉर्मेंस है।
ठीक है। तो एक सैंपल अगर हमारा HPLC में लेट इल्यूट हो रहा है, वो UPLC में जल्दी इल्यूट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी कॉलम का पार्टिकल साइज छोटा है, कॉलम की लेंथ छोटी है, और भी हमारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरी कर जाते हैं। ठीक है। एक सेम ड्रग में इतना डिफरेंस है, देखो वो 9.2 पे आ रही है और वही सेम ड्रग UPLC में 1.4 पे आ रही है। मतलब UPLC आपका इन शॉर्ट क्या हो गया, एक एडवांस मेथड है, क्विक मेथड है कि अगर आपको सेपरेशन जल्दी करनी है देन गो फॉर UPLC। ओके बच्चे।